एक केस में जो कि एविडेंस नहीं है, जो कि एक बार ने उसको पब्लिश कर दिया विदाउट एनी एविडेंस, हमने उसको जीनोमिक टेस्टिंग भी नहीं की, क्या ये री इन्फेक्शन है या रीएक्टिवेशन है, और वो फैसिलिटी हमारे पास भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ टॉक की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद फराज तारड़। इस वक्त हम मौजूद हैं लॉ जनरल हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब। प्रोफेसर इरफान मलिक साहब लाहौर जनरल हॉस्पिटल में कोरोना यूनिट के फोकल पर्सन हैं और पिछले 3 से 4 माह से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अगर कोई भी कोविड का पेशेंट दाखिल हुआ है या आया है तो इनकी नज़रों से ज़रूर गुजरा है। इस लिहाज से उनका अपना एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और वो इंटरनेशनल गाइडलाइन को भी मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम उनसे कोरोना से रिलेटेड कुछ इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है कि कब किसी भी मरीज़ को आइसोलेशन ब्रेक कर देनी चाहिए, क्या उस मरीज़ में री इन्फेक्शन का चांस मौजूद है और क्या वो जब आइसोलेशन ब्रेक कर देगा तो अपनी फैमिली में किसी एक शख्स को या किसी और शख्स को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। सर सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन अलाउ कर दी है और उसके साथ सीरियस मरीज़ों का भी इजाफा हुआ है, लेकिन रिलेटिवली माइल्ड मरीज़ों और एसिम्टोमेटिक मरीज़ों का भी इजाफा हुआ है। और ये जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक मरीज़ हैं ये घर में होम आइसोलेशन कर रहे हैं, तो इनके लिए एक इन्फॉर्मेशन का जानना नहायत ज़रूरी है कि वो कब वो लेवल आ चुका होता है कि इनको होम आइसोलेशन ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके बारे में WHO की, CDC की या आपकी अपनी क्या गाइडलाइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं भी चाह रहा था कि इस पर हम थोड़ी सी बात भी करें और हम एज इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे भी हम अपनी कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करें। दो गाइडलाइन अथॉरिटेटिव हैं इस मामले में कोविड के लिहाज से कि जिसको हम फॉलो करते हैं। एक CDC अमेरिकन गाइडलाइन बेस है और आलमोस्ट सेम ही WHO उठा लेता है, मतलब WHO जो है उसमें थोड़े से अल्ट्रेशन करता है लेकिन बेसिक्स दोनों की सेम। CDC ने काफ़ी अर्सा पहले एक गाइडलाइन निकाली और उसने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक आप क्लिनिकल बेस्ड कर लें, एक आप कर दें टेस्ट बेस्ड। CDC क्या कहती है? CDC कहती है अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट तो इंसिडेंटली उसकी फाइंडिंग हुई कि आपने उसको टेस्ट कराया तो उसका वो पहला दिन, तो 10 दिन के बाद फ्री, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक नई रिसर्च भी आ गई कि 8 डे के बाद भी हम उसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो रिकमेंडेशन में नहीं है। जो क्लिनिकल बेस्ड स्ट्रेटजी दूसरी जो CDC हमें कहती है वो ये कहती है कि अगर हम 11 दिन बाद एक पेशेंट जिसके सिम्टोमेटिक था, जिसमें अलामत थी, हमने उसका टेस्ट करवाया और वो 11वें दिन वो पेशेंट 3 दिन तक, आखिरी 3 दिन 72 घंटे उसमें कोई अलामत नहीं थी, तो वो पेशेंट अपनी आइसोलेशन ब्रेक कर सकता है। ये अलामत उसकी वही अलामत है जिसमें हमने उसकी टेस्टिंग की, लाइक उसका गला ख़राब होना, उसके जिस्म में दर्द होना, बुखार होना, ठीक है। तो ये CDC ने कहा। WHO ने क्या कहा? WHO ने रिसेंटली इसको मॉडिफाई कर दिया। WHO सेज के 11 दिन में 3 दिन और ऐड करें, यानी 72 घंटे 3 दिन और ऐड करके अगर वो लास्ट 3 दिन 11 दिन के बाद भी वो सिम्टम फ्री है तो वो आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग वाले भी आ सकती है। टेस्टिंग क्या है? क्या आप एक पेशेंट को टेस्ट करवाते हैं, आपने आज उसका पहला टेस्ट कराया वो पॉजिटिव था और उसका हमने टेस्ट करा दिया लकीली 7 दिन बाद वो नेगेटिव आया और उसका हमने वही टेस्ट 24 घंटे बाद रिपीट कराया, वो नेगेटिव हो गया, तो हम उसको क्यों लेबल करते हैं, ठीक है। सो टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी यही है। उसमें फिर बहुत वेरिएबिलिटी है। मेरे जो अपना एक्सपीरियंस रहा पंजाब में, हम थोड़ा लेट रिस्पॉन्डर हैं, हमारे लोग जो है वो बड़ा लेट रिस्पॉन्डर हैं और अगर हम टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी पे गए, हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त 2-3 स्टाफ ऐसी हैं जो 1 मंथ क्रॉस कर चुकी है वो पॉजिटिव। तो अब इसका मतलब है हमें इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना चाहिए और हमें मोस्ट लाइकली क्लिनिकल बेस्ड स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। खबरों में इटली की कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और उसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो हेड हैं उनके री इन्फेक्शन होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इनमें कितनी सच्चाई है और साइंटिफिक डाटा री इन्फेक्शन के बारे में हमें क्या गाइड करता है? ठीक है, री इन्फेक्शन में इटली पे भी आया केस, एक आध केस रिपोर्ट्स आई, ये नहीं कि वो एक पूरा जिस तरह इन्फेक्शन जिन लोगों को उतनी री इन्फेक्शन नहीं, ऐसी नहीं थी। फिर उसमें कुछ कंफाउंडिंग फैक्टर, ऐसे फैक्टर थे जो कि सस्पिशियस कर रहे थे उसकी री इन्फेक्शन। मैं आपको कह रहा हूँ हमारे पास 2 स्टाफ हैं जो 30 दिन क्रॉस कर चुकी हैं। एक टाइम ऐसा भी इनका हो सकता है बीच में ऐसा हो कि इनका टेस्ट किया गया वो नेगेटिव, लेट्स सपोज वो टेस्ट नेगेटिव था और अब हमने 36वें दिन पे एक एक्सीडेंटली टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया, तो हम इसको क्या लेबल करेंगे? तो मेरा ये ख्याल है शायद उस एक केस में जो कि एविडेंस नहीं है, जो कि एक बारी
एक आप समझे अखबार ने एक उसको पब्लिश कर दिया विदाउट एनी एविडेंस। हमने उसको जीनोमिक टेस्टिंग भी नहीं की, क्या ये री इन्फेक्शन है या रीएक्टिवेशन है, और वो फैसिलिटी हमारे पास भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग उस स्पेसिफिक केस में ये है कि वो उसी तरह का सिनेरियो है जो हम आपको बता रहे हैं कि पेशेंट में जिनमें 36 या 40 दिन तक डेड वायरस जो है वो उसके नेज़ल स्वैब में आता रहता है। सो मोस्ट लाइकली ये वही केस है, लेस लाइकली कि हम री इन्फेक्शन देखें। मेरी प्रेडिक्शन क्या है अगर आप इसको मुझसे पूछना चाहते हैं? देखिए, इसका जो पहली म्यूटेशन होगी ये मैमलिन वायरस, हमें पता होना चाहिए कि ये मैमल से आया है, और देखा ये गया है कि 1 या 2 जनरेशन में जो म्यूटेशन होगी वो मैमल से वाली म्यूटेशन होगी, वो थोड़ी सी हमें तंग करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड वेव के लिहाज से अपने आप को ज़रा मेंटली प्रिपेयर रखें। जो थर्ड जब ये इसका जनरेशन आएगी तो मोस्ट लाइकली उसमें ह्यूमन प्रोटीन आ जाएगी। फिर वो ऐसे ही रहेगा जैसे एक फ्लू का वायरस होता है। फिर ये सीजनल भी हो सकता है, ये एंडेमिक भी हो सकता है, ये सीजनल भी हो सकता है। तो वो हमें फ्यूचरिस्टिक बात है, हमें देखना पड़ेगा क्या इससे बिहेव करता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन फेड्स हो रही हैं, उस बेस पे हमें ये शक पड़ता है कि शायद हो सकता है आफ्टर सम टाइम जो है ये इसकी री इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर जिस तरह हम इन्फेक्शन रेट देखते हैं माशाल्लाह हमारे लाहौर में, तो जितने के लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद हमें कम्युनिटी भी एक लेवल की सस्टेन हमारी कम्युनिटी मिल रही है। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अभी उसके आंसर टाइम ही हमें देंगे। 2 बातें हमने कर ली मरीज़ के बारे में कि क्या उसे होम आइसोलेशन एंड करनी चाहिए और क्या उसे री इन्फेक्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड लोगों के लिए, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक दफ़ा जब वो शख्स अपनी आइसोलेशन ब्रेक करेगा तो वो अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान या अपने इर्द गिर्द रहने वाले किसी शख्स को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं, देखिए ये अब तक क्लियर है एक बात। जो हम कहते हैं ना कि वो 36 दिन तक भी हमारे स्टाफ में वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या डॉक्टर में पॉजिटिव आ रहा है, वो डेड वायरस है, वो इन्फेक्शियस नहीं है, उसका स्प्रेड नहीं हो सकता, ये क्लियर है। लेकिन देखिए एक चीज़ और याद रखें कि अभी डाटा हमें बताए, ये भी देखा गया कि 21 डेज़ के बाद वो स्टूल में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या वो स्टूल में एग्जिस्ट होने का मतलब ये तो नहीं कि वो किसी और रूट से भी हमें स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एरोजोल ट्रांसमिशन या ये रेस्पिरेशन के थ्रू ट्रांसमिशन देखें तो वो अब तक क्लियर हो चुका है कि उसका दिन जो है WHO के मुताबिक 11+- 3 डेज़ और CDC के मुताबिक 11 डेज़ के बाद वो वायरस जो है वो डेड हो चुका है। हमारा एक्सपीरियंस भी यही है। हमने जब कुछ पेशेंट में जिनमें स्टॉर्म चल रहा था उनको 11वें 12वें दिन टेस्ट कराया तो उनका टेस्ट नेगेटिव रहा था। सो वायरस जो है उसकी अपना जो टाइम लाइन है वो तकरीबन 11 से 14 दिन तक वो हो जाता है और वो फिर कम्युनिटी में फिर सकता है। लेकिन उसको एहतियात करनी चाहिए, उसको मास्क पहन लेना चाहिए, वो तो नॉर्मली जैसे हम बताते हैं, हैंड हाइजीन और बाकी प्रोटेक्टिव चीज़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस हेल्थ टॉक ने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। अल्लाह।